नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें सेक्शन फर्स्ट है भाषा फर्स्ट हिंदी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 2022 में आए थे प्री रीड के। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिसे शिक्षण विधि से बल मिला है वो कौन सी है। इनकी जो मातृभाषा है, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो कौन सी है। डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि या प्रोजेक्ट पद्धति। तो वह जो शिक्षण योजना थी बेसिक शिक्षा थी, जिसके द्वारा ही इसे मातृभाषा को या राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, ये भी नहीं होना चाहिए। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल, बिल्कुल ये सही है। कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है, ये भी पद नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कि कविता की जो भाषा है वो कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के पश्चात यदि पद्य और कविता को चयन करते हैं तो कविता की भाषा का जो स्तर है वह कक्षा स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, देखिए क्वेश्चन, विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, ऐसा भी नहीं करना है कि बढ़ावा दें अच्छा लिखने पर। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, ये भी नहीं करना है। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा नहीं करनी है, फर्नीचर की होना आवश्यक है। यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। क्योंकि यदि हम अध्यापक विद्यार्थी की लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धि को दूर करते रहेंगे तो बालक की जो हस्तलेखन कौशल है वो सही होता चला जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पढ़ने का जो कौशल है उससे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने, अधिगम आवश्यक सामग्री की खोज का अवसर दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं किया जाए, ये गलत है। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, ये भी गलत है। अशुद्धि जो शब्द है उसका उच्चारण की उपेक्षा नहीं करनी है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, ये भी नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन है ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। जो मातृभाषा की जो शिक्षण है इसकी समस्या क्या है। ऑप्शन है, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्षों की अधिकता, बाराखड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वसंजा नहीं। हिंदी संस्कृत भाषा की वसंजा नहीं है। तो ये देखिए हिंदी संस्कृत भाषा की वसंजा नहीं है, ये ऑप्शन बहुत ही गलत है। बाराखड़ी का अभाव, ये भी गलत है क्योंकि बाराखड़ी होती है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, ये वाला भी देखिए।
बात है कि इसकी जो वर्षों की अधिकता है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि मातृभाषा हिंदी शिक्षण की सब समस्या है वर्षों की अधिकता, यानी कि इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वर्षों की अधिकता। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किस चीज़ का है? भाषा का शिक्षण के लिए दैनंदिनी का, पाठ्यपुस्तक का, ग्रीन बोर्ड का या झाड़न का? देखो, यदि हमें भाषा शिक्षण करानी है तो हमारे पास पाठ्यपुस्तक होना जरूरी है, ना कि दैनंदिनी, ना ग्रीन बोर्ड, ना झाड़ू। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्लास है और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जाता है। यानी कि भाषा शिक्षण का साधन है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसका विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। रेडियो का, टेलीविजन का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का या टेप रिकॉर्डर का? तो अभी जो वर्तमान में आईसीटी लैब में जो प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, ये भाषा शिक्षण के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की भाषाई ज्ञान एवं कौशल, उनकी रुचियों अभिवृद्धि में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? आवर्ती पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण या मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। यदि हमें भाषा का ज्ञान, कौशल, उनकी रुचियों अभिवृद्धि में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षता की जानकारी लेनी है तो हमें मापन करना होगा और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करनी होगी। डी वाला ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये इनसे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? यानी कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में यदि मापन किया जा रहा है तो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? निदानात्मक परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा विधि या भावनात्मक विधि? तो आप लोगों को पता है ये वाली विधि, परीक्षा विधि सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं मापन के लिए। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ्य योजना का अभाव या विद्यालय निर्माण समिति? क्या किया जाना चाहिए यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हो? तो पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही है, यानी कि रुचि बढ़ दी, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा, तो निम्नलिखित शिक्षण का कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान को, उपचारात्मक शिक्षण को या इकाई पाठ्य योजना का अभाव को या विद्यालय निर्माण को? यदि रुचि वृद्धि हो रही है और व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो शिक्षण कार्य है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, ये बहुत ही कारगर है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा और ये गद्यांश पे आधारित है। इस पे 41 से लेकर 50 तक के जो उत्तर है हमने इसी के आधार पर देने हैं, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख करने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख और दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। इसी तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात।
अब करते हैं लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध, स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव से चिंतन मनन की जरूरत होती है। फिर वही चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे लिखा जाता है। आइए अब हम इनके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। जो दैनंदिनी है ये कौन सा रूप है? अव्यय, सर्वनाम, पुल्लिंग या विशेषण? तो दैनंदिनी जो शब्द है ये किसके रूप में हुआ? दैनंदिनी कार्यकलापों में। दैनंदिनी यहाँ पे कार्यकलाप के पहले हमें दैनंदिनी शब्द का यूज हुआ है, यानी कि ये कार्यकलाप की विशेषता बता रहा है, यानी कि रोजाना के कार्यकलाप। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, विप्रायस, विनिहित या अनुकूल? अनुकूल का जो विलोम होता है वो है प्रतिकूल। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिंतन शब्द, चिंतन की बात करें तो इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसमें बोनस अंक दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यदि हम इस चिंतन का सही संधि विच्छेद करें तो कोई नहीं निकलता। चित्त प्लस तन ये नहीं है, चिम प्लस तन ये भी नहीं है, चिन्ह और तन ये भी नहीं है, चिन्ह और तन ये वाला माने तो इसमें संधि कौन सी हो रही है ये पता नहीं चल रहा है कि संधि हो रही है। विच्छेद तो सही है लेकिन संधि नहीं हो रही इसमें, तो इसमें इस बोनस अंक दिया था, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया है। इनमें से कोई नहीं, ए वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। अभिव्यक्ति द्विगु, अभिभाव, द्वंद्व या बहुविधीय? अभिव्यक्ति यानी कि इसमें जो समास है वो अव्ययभाव समास है। अभी क्या है? इसमें अव्यय है, व्यक्ति, इसलिए हम अव्ययभाव समास का यूज करेंगे इसमें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अन्य पद प्रधान होता है बहुविधीय समास में। द्विगु समास में संख्यावाची पद आना आवश्यक है। तो शेष बचा हमारे पास अव्ययभाव समास, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा अभिव्यक्ति का अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यह तत्सम शब्द कौन सा है? दिमाग, मगर, अनायास या मुंह? देखिए संस्कृत भाषा से सीधे ही हिंदी भाषा में जो यूज होते हैं वो शब्द हमें तत्सम कहलाते हैं। तो दिमाग की बात करें ये नहीं होता है, मगर भी नहीं होता है, मुंह ये हिंदी भाषा का शब्द है, बचा है अनायास, ये तत्सम शब्द है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं। बीमार के पर्यायवाची मनोदशा, रुग्ण, उपशमन नहीं। अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त बिल्कुल सही है। आदि, व्याधि, आदिग्रस्त नहीं। अशक्त, रोगग्रस्त, रोसित नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो बीमार शब्द का सही पर्यायवाची है अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ या वरिष्ठ? तो शुद्ध शब्द पूछा है तो इसमें बी वाला हो जाएगा शुद्ध। कनिष्ठ में ठ पीछे आना चाहिए था, गरिष्ठ में भी ठ आना चाहिए था और वरिष्ठ में भी ठ आना चाहिए था। तो स्पष्ट इसमें सही हो जाएगा बी वाले ऑप्शन में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अपने विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनि समय का, वर्णमाला का, भाषा का या भावना अनुकूलित का?
तो यदि हमें किसी से बोलचाल करनी तो हम कैसे करेंगे? भाषा से ही करेंगे। उसके विचार हमारे समझ में कब आएंगे? जब वो भाषा कुछ ना कुछ बोलेगा। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, एक अर्थ देने वाला शब्द नहीं है। सात, स्वभाव, शहादत, सामन, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें भी जो रीट 2022 में बोनस अंक दिया था, क्योंकि ये जो शब्द दे रखे चारों ही, इसमें एकार्थी शब्द वैसा भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है जातिवाचक संज्ञा, अव्यय, पदार्थवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हे राम और ओ माँ निकल पड़ता है, ये शब्द क्या है? ये शब्द अव्यय कहलाते हैं, जिनके ना कोई टुकड़े किए जा सकते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। आइए इस पैराग्राफ को समझते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 50 तक के उत्तर देंगे। अब तो कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से न सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक तरीके से साफ सुथरा पेज बनाना संभव हो गया है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेजना और पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। पहले ये सुविधा नहीं थी। अब तो कई अखबारों के पेज दिल्ली में तो तैयार होते हैं और देश के दूसरे शहरों में भी उस के जस के तस भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही प्रकार की साज सज्जा के साथ साथ अखबार देखे पढ़े जा सकते हैं। खासकर हर अखबार अपनी संपादकीय पृष्ठ इसी तरह प्रकाशित करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं कहीं और होते हैं और प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था और उसका दिल्ली के आसपास के बिकने वाला संस्करण हरियाणा के गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे हैं। तो ये थे पैराग्राफ। आइए इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है, रेखांकित पद यानी कि ये अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत, अवहेलना। देखिए अपेक्षा यानी कि आकांक्षा करना, ये वाला इसमें अर्थ सही है। अपेक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह आकांक्षा होगा, यानी कि लालसा। लालसा भी होता है अपेक्षा करना या लालसा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण बताना है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जाएगा ये वाला नहीं होगा, होते हैं ये भी नहीं होगा। बचे दो शेष। पूरे के पूरे पेज भेजना आसान हो गया है, हो गया है, आसान हो गया है, या पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आसान हो गया यानी कि ये ए वाला और सी वाला दोनों सही है, क्योंकि ये आसन भूतकाल का रूप है। पूर्ण भूतकाल का आसान हो गया है, सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोनों ए वाला और सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है। कापी, काबिल, काफूर, कापुरुष। देखिए इन सभी में स्त्रीलिंग कोई सभी शब्द नहीं है। इसमें भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बोनस अंक दिए हैं, क्योंकि उसने इसमें एक ऑप्शन अलग देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, इसलिए इसमें बोनस दिया है। और मैंने
एक नया ऑप्शन जोड़ के इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन माना है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि अब 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं इसलिए अब ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों या हम तकनीक, तो इन तकनीकों कौन सा हो जाएगा? इन तकनीकों, सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता है बहुवचन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द हिंदी मानक रूप नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है, इसमें भी बोनस अंक दिया था लेकिन आपने चेंज कर दिया क्योंकि मैंने नहीं जोड़ दिया यहाँ पे क्वेश्चन में। अब इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, काश, संभव, तैयार या पेज। तो मानक रूप की बात करें तो जो पेज शब्द है ये इंग्लिश वर्ड का रूप है, तैयार, संभव ये हिंदी के मानक रूप हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, पेज। यदि यहाँ पे पृष्ठ आता तो ये हिंदी का मानक रूप होता। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या हुआ? हिंदी शुद्ध रूप श्रवण, सावन, चावन या श्रावण। तो हिंदी में श्रावण बोला जाता है सावन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, तुम दौड़कर चलते हो, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, संज्ञा का या सर्वनाम का। जो तुम शब्द है ये सर्वनाम का रूप है, यानी कि ये भी, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। डी वाला ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। क्वेश्चन है, ठीक न्याय करना, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी, दिन में तारे दिखाना नहीं, दिन में तारे, दो टूक जवाब देना ये भी नहीं है। दौड़ धूप करना ये परिश्रम की बात आ गई यहाँ पे, तो दूध का दूध यानी कि ठीक न्याय करने यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मुहावरे के अर्थ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ है अभिव्यंजित करने वाला उचित लोकोक्ति कौन सी? घर का बैदी, लंका डाय। ये बिल्कुल सही बैठा। वैसे कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक अन्ना सो बिना बीमार। तो घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी कि जैसे कि विभीषण था, ये क्या, घर का बैदी, लंका डाय। ए वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा, पूरी लंका को ढहा दिया है उसने, घर का बैदी, लंका डाय। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। आपने अभी तक भी जाते हुए एक बार सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो जरूर दबा के जाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला, पूर्ण विराम का यूज हुआ है। ये देखिए लास्ट में लगा हुआ है पूर्ण विराम शब्द। यदि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी जरूर बता के जाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।